नमस्कार मेरे विद्यार्थी साथियों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है और इस कुछ अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों के चलते मैं आपके समक्ष हाजिर नहीं हो पाया। लेकिन अभी ईश्वर की कृपा से परिस्थितियां ठीक हो रही हैं। तो इस सिचुएशन में जैसे ही मुझे मौका मिला मैं वापस आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और थोड़ा सा विलंब के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से मैं चाह के भी आपके लिए वीडियोस नहीं ला पा रहा था। लेकिन अभी सभी परिस्थितियों को देखते हुए उम्मीद तो ये है कि सब चीज़ें जो सही हैं उसके तहत अब मैं पूरी कोशिश में रहूँगा कि आपको प्रॉपर इन अ रेगुलर वे आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएं। चलिए, तो जहाँ हमने लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और काफ़ी समय हो गया हालांकि लास्ट लेक्चर और प्रेजेंट लेक्चर में, बट कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि थोड़ा सा मेरे साथ कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आ गई थी। लेकिन अभी सब ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैनिज़्म हमने ख़त्म कर लिया था, तो हम बुद्धिज़्म से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। बुद्धिज़्म जो है वो दो सेक्शन में रहेगा, एक पार्ट वन और एक पार्ट टू। पार्ट वन जो है वो क्या कहते हैं, बुद्धिज़्म का बेसिक और उसका जो बेसिक सेक्ट्स उसके बने थे वहाँ तक हम कंप्लीट करके आज का लेक्चर वहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका रहेगा वो बुद्धिज़्म के जो प्रेजेंट सेक्ट्स हैं और उसके बाद उनका डिक्लाइन कैसे हुआ और क्या सारी चीज़ें हैं उसको। तो ये जो पूरा लेक्चर रहेगा ये आपका, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपका आर्ट एंड कल्चर के प्रोस्पेक्टिव को भी कवर करेगा और साथ ही साथ ये जो है ये एंशियंट हिस्ट्री के सेक्शन को भी कवर करेगा। तो आपको एंशियंट हिस्ट्री में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वगैरह अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी में वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और एक्चुअली हमने जो आर्ट एंड कल्चर को पढ़ा है अभी तक, तो उसमें हमने जहाँ तक कोशिश हो सकी है वहाँ तक एंशियंट हिस्ट्री को भी साथ में कवर करते हुए पढ़ा है, ताकि आपको एडिशनल एंशियंट हिस्ट्री को कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़े। मगर इसके बावजूद जब आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ ख़त्म होगा तो कुछ टॉपिक ऐसे रह जाएंगे, टॉपिक्स एंशियंट हिस्ट्री से, जो आपको कवर करने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे अच्छी बुक या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वो भी आपके लिए प्रॉपर काम कर देगी, या तो फिर आप आर एस शर्मा रिफ़र कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं बुद्धिज़्म पार्ट वन की। और मैं मेरी एक सलाह ये रहेगी कि अगर आपने पुराने वीडियोस काफ़ी समय हो गए हैं क्योंकि, तो अगर इस लेक्चर को शुरू करने से पहले देखिए, एक तो क्योंकि ये यूट्यूब में आपके लिए पर्सनल अवेलेबल रहेगा, क्योंकि हमने अभी तक यूट्यूब में जितने भी वीडियोस डाले हैं वो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए हैं, वो कोई और व्यू नहीं कर सकता। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि ये तो वीडियो जाके वहाँ पे हमेशा के लिए आपके लिए प्रेजेंट हो जाएगा। तो आप ये करें कि इस वीडियो को देखने से पहले पुराने जो वीडियोस थे उनको एक बार रिवाइज़ कर लें, एक बार फिर से देख लें, ताकि वो फ्लो जो है वो कंटिन्यू रहे। और उसके बाद इस वीडियो से फिर चीज़ों को आगे शुरुआत करें, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और रिवीजन के साथ आपका फ्लो भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर जो देखा था जैनिज़्म को, तो हमने उसमें क्या कहते हैं, वर्धमान महावीर के बारे में देखा था, कैसे जैनिज़्म की शुरुआत हुई, फिर कैसे डिक्लाइन हुआ, क्या सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम बुद्धिज़्म के बारे में देखेंगे। उसके बाद ये जो दो पार्ट में बुद्धिज़्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो अदर रिलीजन्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, उसके बाद सिखिज़्म हो गया, ठीक है। तो ये सब जो अदर रिलीजन्स हैं उनके बारे में भी हम देखते हुए चलेंगे। तो आने वाले तीन तीन या हार्डली 4 लेक्चर्स में, आपका 3 से 4 लेक्चर्स में मोस्ट प्रोबेबली आपका रिलीजन सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुद्धिज़्म को लेकर। चलिए, बुद्धिज़्म में सबसे पहले बुद्धा की मीनिंग को देखते हुए चलते हैं, ठीक है। बुद्धा का मतलब होता है अवेकेंड वन या एनलाइटन वन,
यानी जिसने संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो, जिसके सारे क्या कहते हैं, ज्ञान चक्षु जो हैं वो खुल चुके हैं, और जिन्होंने एक्चुअली में जो लास्ट स्टेज ऑफ पीस होता है, ठीक है, एक्सट्रीम पीस, उसको अटेन कर लिया हो। एक्सट्रीम पीस को निर्वाण भी कहा जाता है, ठीक है। निर्वाण एक्चुअली में हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म में यूज़ होता है। इट इज़ पैरेलल टू, जैसे आप हेवन, हेवन कौन जाता है? हेवन वो जाता है जो जिसने सभी सफरिंग्स से, ठीक है, मतलब वो मुक्त हो चुका हो और उसने एक्सट्रीम पीस अटेन कर ली हो, तो वो, ठीक है, स्वर्ग में जाता है। उसी को पैरेलली कहा जाता है, कई जगह पे निर्वाण भी कहा जाता है। और निर्वाण इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ अटेनिंग पीस, जिसको एक्सट्रीम पीस मिल गई हो, जो कहते हैं ना कि लास्ट शांति, उसको जिसको अटेन हो गई हो, जो सारे दुख मोह माया सबको, सबसे मुक्ति पा चुका हो, दैट इज़ क्या कहते हैं, उसको कहेंगे कि हम निर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो बुद्धा का मतलब है कि ऐसा कोई जो अवेक हो चुका है, जो एनलाइटन हो चुका है, ठीक है, उसको सारी ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है, वो सारे दुख, ठीक है, मोह माया, इन सब चीज़ों को उसने त्याग कर दिया है, उन सब चीज़ों से वो ऊपर उठ चुका है। तो क्योंकि जैसे देखिए, अभी जब आप इस लेक्चर को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि गौतम बुद्धा जो हैं वो अकेले बुद्धा नहीं हैं, उनके अलावा 29 टोटल, अगर बुद्धा की सीरीज़ आप देखेंगे तो उसमें 29 यानी 29 बुद्ध आते हैं, ठीक है। तो उसमें से हम गौतम बुद्धा के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि गौतम बुद्धा वो हैं जिन्होंने बुद्धिज़्म की नींव रखी, ये रिलीजन की नींव गौतम बुद्धा ने रखी। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल 29 बुद्ध हैं, ठीक है, जो कि इस सीरीज़ में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला तो आपने देख ही लिया कि बुद्धा, इट मीन्स अवेकन वन या एनलाइटन वन, ठीक है। बुद्धा टाइटल उनको दिया जाता है जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली और जिन्होंने निर्वाण अटेन कर लिया, तो इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर ली। तीसरा लाइन देखिए, तो वो ये बोलता है कि टोटल जो है 29 बुद्धाज हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध और 27 अलग अलग और बुद्ध, जिसमें कश्यप बुद्ध वगैरह भी आते हैं। और गौतम बुद्ध और 27 बुद्ध को मिला लें तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो 29 बुद्धास की जो सीरीज़ है उसमें गौतम बुद्धा जो है 28 नंबर के, 28वें नंबर के बुद्ध हैं। उनसे पहले 27 बुद्ध आके इस दुनिया से, और उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली। और एक बुद्धा जिनकी बात होती है, जिनके थाईलैंड वगैरह में काफ़ी पूजा होती है, उनका नाम है मैत्रेय। मित्र, मित्र से मैत्रेय। मैत्रेय जो हैं वो एक्चुअली में एक फ्यूचर बुद्ध हैं, जो कि भविष्य में आएंगे दुनिया में। कब आएंगे? जब लोग बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, जब लोग धर्म के बारे में भूल चुके होंगे, दुनिया में बहुत ज़्यादा पेन और सौरो, ये सारी चीज़ें दुनिया में हावी हो चुकी होंगी, ठीक है, लोग धर्म के बारे में भूल चुके होंगे, तब ये धरती में अवतरित होंगे। कौन? मैत्रेय। मैत्रेय की पूजा होती है। मैत्रेय का स्टैचू चाइना में वर्ल्ड का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा स्टैचू है, अगर आप देखेंगे तो। गूगल में सर्च करिएगा, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कौन से नंबर का, बट टॉप 10 में कहीं ना कहीं वो आता है। मैत्रेय का सिटिंग स्टैचू बना हुआ है पत्थरों से तराश के। तो पूरी, अगर आप बुद्ध सीरीज़ देखेंगे तो 29 बुद्धास हैं, जिसमें कि गौतम बुद्ध जो हैं वो 28वें नंबर के बुद्ध हैं। उनसे पहले 27 और बुद्ध आके और निर्वाण अटेन करके जा चुके हैं इस दुनिया से। और मैत्रेय एक ऐसे बुद्ध हैं जो भविष्य में, इन फ्यूचर, ठीक है, जब दुनिया बहुत ज़्यादा दुख में होगी, बहुत ज़्यादा पेन में होगी, जब लोग धर्म भूल जाएंगे, तब वो धरती में लोगों को धर्म का ज्ञान वापस दिलाने, क्या कहते हैं, धरती में वो अवतार लेंगे। हालांकि अभी भी ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा पेन और सौरो का है, तो हो सकता है कि मैत्रेय जो है वो आने वाले कुछ ही समय में धरती पे अवतार ले लें। तो अब वो देखने वाली बात होगी। चलिए, तो ये था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने बात कर ली कि गौतम बुद्ध के बारे में हम इतनी प्रोमिनेंटली इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध जो हैं उन्होंने बुद्धिज़्म रिलीजन की नींव रखी, ठीक है।
ये रिलीजन जो है ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, और इंडिया में ओरिजिनेट होने के बाद ये मोस्ट अगर अगर आप देखेंगे कि सबसे डोमिनेंटली अगर कहीं फैला तो वो साउथ ईस्ट एशिया में फैला। ठीक है, चाहे इंडोनेशिया की बात कर लीजिए, मलेशिया की बात कर लीजिए, थाईलैंड ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए। ठीक है, इवन मतलब अभी आगे हम देखेंगे मैप में तो वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर प्रीडोमिनेंटली देखेंगे तो ये बहुत आ, तेज़ी से इवन जापान तक चले जाइए, जापान वगैरह में भी बुद्धिज़्म जो है वो बहुत तेज़ी से फैला। अच्छा, उसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल है। देखो, ये सारी चीज़ें किताबों में दी हुई हैं, ये सारी चीज़ें नेट इंटरनेट पे दी हुई हैं। हम कोई बहुत स्पेशल काम नहीं करते, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा आपके लिए ये रहती है कि हम कैसे चीज़ों को आपके लिए सिंपल से सिंपल बना सकें, ताकि आपको कम से कम एफर्ट लगाना पड़े। तो इसके लिए देखो, एक कॉमन सेंस डेवलप करिए और थोड़ा सा बात को ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक बेसिक इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ कि आखिर बुद्धिज़्म जो है वो इतना तेज़ी से इतना ज़्यादा स्प्रेड होने के पीछे वैसे तो बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि इनको ना मौर्यन किंग्स जो थे, मौर्यन एम्पायर जो था, उनका पैट्रोनेज मिल गया। मौर्यन एम्पायर ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया। खासकर मतलब उसमें से सबसे ज़्यादा अगर प्रोमिनेंट देखा जाए तो किंग अशोक ने। तो मौर्यन एम्पायर जो था वो काफ़ी तेज़ी से फैला, इवन साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच चुका था वो, और इधर पे आप गांधार के आसपास तक पहुंच गया था वो। ठीक है, मतलब ईरान के बॉर्डर को भी टच करने लगा था। अगर मौर्यन एम्पायर का एक स्ट्रेच देखेंगे, जब उसका सबसे बड़ा एक्सपेंशन हुआ तब, तो मौर्यन किंग्स ने रिलीजन को, बुद्धिज़्म को खासकर, जहाँ जहाँ तक वो स्प्रेड करवा सके, जहाँ जहाँ तक उनका एम्पायर था, वहाँ वहाँ तक उन्होंने अपने रिलीजन को स्प्रेड करवाया। इवन मतलब आप अगर देखेंगे तो अशोक ने अपने पुत्र के माध्यम से, अपने बेटे के माध्यम से बुद्धिज़्म को श्रीलंका तक पहुँचवा दिया। इसलिए श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म की पॉपुलेशन, बड़ी मेजॉरिटी में है उनकी पॉपुलेशन। तो जहाँ जहाँ तक फैला सके वहाँ वहाँ तक फैलाने की कोशिश की। मौर्यन एम्पायर का पैट्रोनेज मिल गया। ठीक है, इनको डोनेशन बहुत अच्छी मिली, और भी मल्टीपल फैक्टर्स थे। जैसे कि वो आगे का फैक्टर है जो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे, कि जब इन्वेजन हुआ, जैसे खासकर अरब और तुर्क एम्पायर्स जब इंडिया में अटैक करना चालू किए, तो उसके बाद उन्होंने बुद्ध मॉनेस्ट्रीज़ जो थी उनको टारगेट करना चालू किया, क्योंकि वो बहुत रिच, जो बुद्ध मठ हुआ करते थे वो काफ़ी रिच थे, काफ़ी ज़्यादा डोनेशन मिली हुई थी उनको। तो इसलिए उन पे अटैक करना चालू किया। जो ब्राह्मण किंग्स थे, जब क्या कहते हैं, मौर्यन एम्पायर ख़त्म हुआ, ब्राह्मण किंग्स का राइज धीरे धीरे वापस चालू हुआ, तो उन्होंने क्या कहते हैं, बुद्ध मॉन्क्स को टारगेट करना चालू किया, उनका मास किलिंग चालू किया। ठीक है, कई हज़ारों बुद्ध मॉन्क्स को मार दिया गया उस टाइम पे। इसके कारण से बुद्ध मॉन्क्स क्या हुए कि माइग्रेट होना चालू हो गए इंडिया से, इंडिया के बाहर वो निकलना चालू हो गए। कई चाइना तिब्बत जाके सेटल हो गए, कुछ क्या कहते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया, कोई इधर कोई उधर। तो इन लोगों ने जब ये यहाँ से माइग्रेट हो गए, तो माइग्रेट होने के बाद इन्होंने अपने रिलीजन को भी वहाँ पे स्प्रेड करना चालू किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से क्या कहते हैं, एक तो मौर्यन एम्पायर ने अपने साथ साथ इस रिलीजन को प्रमोट तो किया ही, और मौर्यन एम्पायर खुद अपने आप में साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचा हुआ था। वो तो एक फैक्टर था भी। ये दूसरा फैक्टर ये था कि यहाँ से जो माइग्रेशन चालू हुआ बुद्धिस्ट मॉन्क्स का, वो माइग्रेशन के बाद उन मॉन्क्स ने भी अपने धर्म को प्रचारित करना चालू किया। तो उसके कारण भी ये क्या कहते हैं, प्रीडोमिनेंटली साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में काफ़ी अच्छे से फैला। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से देख लीजिए, एक क्या कहते हैं, कुछ कंट्रीज़ का परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे चाइना में 18% बुद्धिज़्म है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में आप बात करेंगे तो चाइना में सबसे बड़ा रिलीजन वहाँ का चाइनीज़ फोल्क रिलीजन है। तो क्या कहते हैं, उसके बाद आप देखेंगे तो वन ऑफ द मेजर रिलीजन मगर वहाँ पे बुद्धिज़्म भी है। थाईलैंड में 93% बुद्धिज़्म है। ठीक है, तो थाईलैंड तो लगभग पूरा ही कैप्चर कर रहा है, मेन थाईलैंड पॉपुलेशन सब बुद्धिस्ट ही हैं। जापान में 36% है। ठीक है, और जापान का अपना एक फोल्क जो रिलीजन है, शिंटो, उसके बाद अगर सबसे बड़ा रिलीजन है तो वो बुद्धिज़्म ही है। और शिंटो और बुद्धिज़्म को ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा अलग नहीं है ये दोनों रिलीजन एक दूसरे से।
कई लोग ये भी कहते हैं कि क्या कहते हैं, शिंटो में बहुत सारी बातें बुद्धिज़्म की भी ली गई हैं। इसलिए बहुत सारे लोग ये भी क्लेम कर देते हैं कि वो रिलीजन एक्चुअली में जापान में 70% बुद्धिज़्म है, ठीक है। तो मगर ऐसा है नहीं, जापान में 36% एक्चुअली में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा रिलीजन वहाँ पे फॉलो होता है वो शिंटो ही है। म्यांमार में देख लीजिए 87% बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। श्रीलंका में जैसा कि हमने बताया कि अशोक ने अपने पुत्र को भेज दिया था रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, श्रीलंका 69%, ऑलमोस्ट 70%, ठीक है, श्रीलंका की पॉपुलेशन जो है वो बुद्धिज़्म फॉलो करती है। इंडिया जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ वहाँ पे आज प्रेजेंट टाइम में 0.7% ही फॉलो किया जाता है, 1% भी नहीं है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। तो उसका रीज़न भी एक मोटा मोटी आप समझ ही गए होंगे, जैसा कि हमने बताया कि मेन फैक्टर था यहाँ से माइग्रेशन होना बुद्धिस्ट मॉन्क्स का। वो माइग्रेशन जो है वो, और वापस हिंदुइज़्म का स्प्रेड जो है वो बहुत तेज़ी से हुआ बुद्धिस्ट स्प्रेड होने के, क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, खासकर बुद्धिज़्म का स्प्रेड बहुत तेज़ी से था। और मौर्यन एम्पायर का पैट्रोनेज मिल गया। मौर्यन एम्पायर अपने आप में आधे से ज़्यादा इंडिया को, साउथ इंडिया को छोड़ दीजिए तो आधे से ज़्यादा इंडिया को कैप्चर करके पूरा, मतलब उनका एक्सपेंसन था मौर्यन एम्पायर का। तो उसके कारण बुद्धिज़्म का स्प्रेड बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन फिर कम भी हुआ। फैक्टर्स हम आगे देखेंगे। तो ये आई थिंक ये वाली स्लाइड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। और चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखिए परसेंटेज ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इस फिगर को देखिए, इस मैप को देखिए। जैसा कि हमने कहा कि देखिए दुनिया के कोनों कोनों में बहुत ज़्यादा ऐसे कई कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पे छुआ भी नहीं है, खासकर जैसे अफ्रीका को देख लीजिए। लेकिन अब पहले इंडिया को देखिए, इंडिया में तो फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। चाइना, इंडिया से ज़्यादा आपको चाइना में पॉपुलेशन दिख जाएगी बुद्धिज़्म की, नेपाल में दिख जाएगी, मंगोलिया में तो ऑलमोस्ट 70 to 80% है। और इंडिया के बगल में देखिए म्यांमार का लोकेशन देखिए, जहाँ पे हमने देखा था कि लगभग 80% से ज़्यादा हैं। उसके बाद थाईलैंड में हमने देखा, थाईलैंड में तो 93% है। उधर जापान में देख लीजिए, जापान में भी क्या कहते हैं, वैसे 36%, मतलब 30 to 40% की रेंज में दिखा रहा है। फिर इधर आ जाइए, इंडोनेशिया में भी मिलेंगे, इवन आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाएंगे, यूरोप में आपको कुछ सेक्शन में मिल जाएंगे, और मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, उसके बाद कनाडा में देख लीजिए। तो इस मैप को आप आराम से देख लीजिएगा, मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है कि कैसे कैसे बुद्धिज़्म कहाँ कहाँ स्प्रेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया में देखिए, तो इंडिया में तो हमने देखा कि 0.7% ही रह गए हैं, 1% भी नहीं है। तो 0.7% में भी अगर क्या कहते हैं, ऐसे रीजन जहाँ पे 50% से भी ज़्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, तो जम्मू कश्मीर के एरिया में देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दूसरा आप सिक्किम देख लीजिए, सिक्किम में मिल जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे अरुणाचल वाले एरिया में मिल जाएंगे। उसके बाद जो बाकी एरिया है, जो ग्रीन से शो कर रहा है, वो शो कर रहा है 1 to 10% की पॉपुलेशन, तो वो महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगी। इवन कुछ पोर्शन छत्तीसगढ़ में भी मिल जाएगा, कुछ मध्य प्रदेश में भी मिल जाएगा। और 25 to 50% वाले एरिया में देख लीजिए, तो वो मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र को टच करते हुए उस एरिया में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ जाइए, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको दिख जाएंगे कुछ कुछ एरियाज़ में, ठीक है। अरुणाचल का एरिया, आसाम के एरिया में भी दिख जाएंगे। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप देख लीजिए कि बुद्धिस्ट परसेंटेज इंडिया में डोमिनेंटली कहाँ है। तो डोमिनेंटली अगर आप देखेंगे तो वो आपको जम्मू कश्मीर वाले एरिया में दिखेंगे, और दूसरा आपको सिक्किम में दिखेंगे, और कुछ पोर्शन अरुणाचल में दिखेंगे। बाकी उतने प्रीडोमिनेंटली इंडिया में अब रह नहीं गए हैं बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। चलिए चलिए बात करते हैं बुद्धिज़्म की आगे। तो देखिए बुद्धिज़्म इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। याद करो, क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इस्लाम है, इस्लाम के बाद हिंदुइज़्म था, हिंदुइज़्म के बाद बुद्धिज़्म, ठीक है। तो चौथा सबसे बड़ा रिलीजन अगर आप देखेंगे कि दुनिया में कोई है तो वो है बुद्धिज़्म, ठीक है। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ बुद्धिज़्म जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखेंगे, हमने अभी रीजन वाइज देखा कि एक रीजन में अगर जितनी पॉपुलेशन है तो उसमें से अगर 50% से ज़्यादा
बुद्धिस्ट लोग हैं यहाँ पे। लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे कि बुद्धिज़्म की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको ईज़ी बना देता हूँ आपके लिए समझने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने जम्मू कश्मीर का एरिया देखा था कि एक सेक्शन में बुद्धिस्ट जो है वो 50% से ज़्यादा है। तो हो सकता है वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ही मात्र 10 लाख की हो, और उस 10 लाख में 6 लाख या 7 लाख जो हैं वो बुद्धिस्ट लोग हों। तो वो ऑटोमेटिकली 10 लाख का 50% हुआ 5 लाख, उससे ज़्यादा 6 लाख 7 लाख यानी 50% से ज़्यादा वहाँ पे बुद्धिस्ट हो गए। महाराष्ट्र के रीजन में अगर आप देखेंगे तो ठीक है, आपके 50% से ज़्यादा बुद्धिस्ट नहीं है वहाँ पे, लेकिन हो सकता है टोटल महाराष्ट्र का जो पॉपुलेशन है वो आपका करोड़ों में आ गया, और उसमें आप मान लीजिए कि उस करोड़ों में आपके 20 लाख जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं। तो उस हिसाब से पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो महाराष्ट्र जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन मेजॉरिटी में, ठीक, इंडिया के अंदर। ठीक है, चलिए गौतम बुद्धा की बात करते हैं। फ़ोटो देख लीजिए, बोधि ट्री यानी पीपल ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। हमेशा बुद्धा की जो फिगर है तो ज़्यादातर उनको बोधि ट्री के नीचे सिंबलाइज करके हमेशा ऐसा ही फिगर दिखाया जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये वही ट्री है, बोधि यानी कि पीपल का पेड़, ये वही ट्री है जिसके नीचे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और ठीक है, तो उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये वही, इसलिए वो हमेशा पीपल के नीचे ही सिंबलाइज किया जाता है। तो चलिए देखते हुए चलते हैं। 567 बीसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में, जो कि कपिलवस्तु के पास है, नेपाल के एरिया में आता है ये। अब देखिए कई बुक्स कहते हैं कि 563 बीसी, ठीक है, और कुछ तो इवन 480 बीसी भी क्लेम करते हैं। पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, सब अपने अपने हिसाब से डेट के चेंजेस आ सकते हैं, हमने पहले भी इस पर बात की है। तो अब कुछ कहते हैं 567, कुछ कहते हैं 563, कुछ कहते हैं 480। ठीक है, तो आप एक डेट पकड़ के चलिएगा। यूपीएससी वैसे भी डेट पे फोकस नहीं करेगा कि कौन से सन में उनका जन्म हुआ और क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था जो कि कपिलवस्तु के पास है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक मोटा मोटी तो याद ही रख लीजिएगा कि 567 बीसी, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा कि ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, कौन से, तो शाक्य क्षत्रिय फैमिली से, शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था जो कि कपिलवस्तु के पास है, प्रेजेंट में नेपाल में आती हैं ये लोकेशन। और देखिए एक चीज़ और भी आपको बता रहा हूँ, ये जो शाक्य डायनेस्टी है, तो कई बुक्स इसको ये क्लेम करती हैं कि ये अपने आप में एक डायनेस्टी थी। कई बुक्स ये क्लेम करती हैं कि ये डायनेस्टी नहीं थी, ये एक छोटा सा पार्ट था। और इनके जो पिता थे वो क्या कहते हैं, जिनको शुद्धोदना जिनका नाम था, तो उनको कई लोग ये कहते हैं कि वो रूलर नहीं थे, राजा नहीं थे। कई लोग कई बुक्स ये क्लेम करती हैं कि वो राजा थे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हिस्ट्री में कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल जो हमारे जानकारी के हिसाब से सबसे रेलिवेंट है उस हिसाब से बात करते हुए चलते हैं, लेकिन ये मतलब दिमाग में आप रखिएगा। तो इनके फादर जो थे उनका नाम था शुद्धोदना, और वो साक्यान किंगडम के रूलर थे, और इनकी मदर का नाम था माया। और इनकी प्रिंसेस यशोधरा से शादी हुई थी और इनके बेटे का नाम था राहुल। 29 साल की उम्र में ये अपने सारथी को लेके और क्या कहते हैं, एनलाइटनमेंट की तलाश में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, घर छोड़ दिया था। तो इनका नाम था सिद्धार्थ। तो ये सब चीज़ें आपने बचपन से कहानियों में आप पढ़ते आ रहे हैं, कई सारी बुक्स में आपने पढ़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज हाउस विथ हिज चैरिटियर चन्ना, हाँ चन्ना ही नाम था, हाँ चन्ना नाम था, चन्ना। और इनके घोड़े का नाम था कंटक। देखिए ये जो है
ये आपका क्या कहते हैं, कई पीएससी में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया था यहाँ पे। यूपीएससी के हिसाब से तो ये इतना रेलिवेंट नहीं है, फिर भी नाम याद रखना, आपके लिए काम आएगा। पीएससी वगैरह का एग्ज़ाम अगर आप फाइट करते हैं, देते हैं आगे चल के, तो इनके जो सारथी थे उनका नाम था चन्ना, और इनके घोड़े का नाम था कंठक। और इनको लेके ये सब घर परिवार सब चीज़ों को त्याग करके ये सच की तलाश में निकल गए थे। महावीर को याद करिए, 30 साल की उम्र में वो भी निकल गए थे, तो ऑलमोस्ट मतलब एक ही एज थी। 30 साल की एज मेरी भी है, तो अगर बहुत दिन तक मैं नहीं मिला तो आप समझ लीजिएगा कि मैं भी सच की तलाश में निकल गया। ठीक है, 6 साल तक ये जगह 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 घूमते रहे। ठीक है, और उसके बाद एट द एज ऑफ 35 बोध गया में बोधि ट्री के नीचे इनको एनलाइटनमेंट यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो ये इसके बारे में हमने बात कर ली है। ये बोध गया में बोधि ट्री यहाँ पे इमेज में दिखा रहा है, उसके नीचे देखिए बुद्धा के पीछे व्हील बन गया है, इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पहला जो इन्होंने अपना सरमन था, ठीक है, प्रवचन कह सकते हैं उसको हिंदी में, जो इन्होंने सबसे पहले दिया था वो दिया था सारनाथ में, जो कि वाराणसी में है। ठीक है, और इसी को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो याद रखिएगा गौतम बुद्धा का पहला सरमन जो था, 5 लोगों को इन्होंने बैठा के वो सरमन अपना प्रवचन दिया हुआ था। तो फर्स्ट सरमन जो था वो था सारनाथ में इन्होंने दिया था। ठीक है, जो कि वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश के एरिया में, और उसी को कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, गौतम बुद्धा जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फिजिक के मालिक थे, 20-30 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल कर दिया करते थे, ऐसा पुराने बुद्धिस्ट किताबों में इन सब चीज़ों का जिक्र है। इसीलिए उनकी फ़िज़िक को गांधार आर्ट में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फिजिक उनका दिखाया गया है। ठीक है, इनकी मृत्यु 80 साल की उम्र में 487 बीसी में कुशीनगर, जो कि यूपी में गोरखपुर के पास का इलाका है, ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। और इसी प्रोसेस को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर थे। ठीक है, और देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन मैंने आपके लिए इसलिए ऐड की है कि थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर इन धर्मों को, खासकर बुद्धिज़्म को, ठीक है, और साथ में जैनिज़्म की भी बात करिए, कि एक्चुअली में इनको इतना वाइड स्प्रेड और इतना तेज़ी से ये धर्म क्यों स्प्रेड हुए, क्या कारण था कि इतने तेज़ी से ये धर्म जो है वो लोगों तक, मासेस तक अपनी जगह बना सके। तो उसका बहुत सिंपल सा कारण था। देखिए, जो आपका हिंदुइज़्म है, तो हिंदुइज़्म में क्या था कि गॉड, भगवान की बात होती थी, लेकिन उनका कोई एट दैट टाइम फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था। अब ठीक है, रामायण महाभारत और इन सब चीज़ों में फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात की गई है, लेकिन 5th सेंचुरी की बात को सोचिए कि 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी की बात है। तो ऐसे में जो हिंदुइज़्म था, तो उसमें जो गॉड्स और भगवान वगैरह का जिक्र होता था, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था। लोग मन से मानते थे, लोग मन से पूजा करते थे, लेकिन उनके सामने कोई नहीं था। लेकिन जब आप बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की बात करें, तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में ये लोग थे, चाहे गौतम बुद्ध हों, चाहे वर्धमान महावीर हों, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस था। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इन लोग एक्चुअली में क्या कहते हैं, ये प्रैक्टिकलिटी की बात करते थे। बात को समझिएगा, ये प्रैक्टिकलिटी की बात करने का मतलब है कि ये बड़े-बड़े रिचुअल्स की बात नहीं करते थे कि बड़ा-बड़ा यज्ञ करो, तो क्या कहते हैं, बड़े-बड़े दान पुण्य करो, तो ऐसा करो, तो वैसा करो, फलाना ढिमकाना, तो ये तो आपको फिर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग की सीढ़ी आपके लिए खुल जाएगी, तो पांडव जिस स्वर्ग की सीढ़ी से गए थे उससे आप भी चले जाएंगे, ये सब बातें नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी की बात, सच्चे बनो, अच्छे कर्म करो, तो ये सब चीज़ें, ठीक है, अच्छे विचार रहें, अच्छी वाणी रहे, तो ये सब चीज़ों से आप क्या है कि आप निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे। तो ये प्रैक्टिकलिटी की बात करते थे, वो प्रैक्टिकलिटी जो एक आम आदमी के लिए बड़ी आसान होती है। ठीक है, वो
उसके लिए इन सब चीज़ों को फॉलो करना बहुत आसान होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। कभी आपसे पूछा जाए, कभी इंटरव्यूज़ वगैरह में रहे कि क्या कहते हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इतना तेज़ी से स्प्रेड क्यों हुआ? और बुद्धिज़्म का इतना वाइड स्प्रेड, बुद्धिज़्म का बहुत वाइड स्प्रेड है। इंडिया के बाहर देख लीजिए कितने सारे देश फॉलो कर रहे हैं बुद्धिज़्म। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाली, ठीक है। हिंदुइज़्म तो आप मान के चलिए कि इंडिया में पॉपुलेशन, इंडिया में बहुत है, लेकिन वो एक एक भारत देश के अंदर सीमित है। उसके बाहर आपको छिटेर-पिटेर ही मिल जाएंगे हिंदू लोग। लेकिन बुद्धिज़्म को देखिए, वो लगभग हर देश में फैला हुआ है, ठीक है। और वहाँ के देशवासी भी उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है कि इतना वाइड स्प्रेड क्यों हुआ, इतना तेज़ी से क्यों फैला, और इतने बड़े रूप में, व्यापक रूप में क्यों फैला? तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये आप बता सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल रीज़न है, लेकिन मल्टीपल में एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न था कि इन लोग प्रैक्टिकलिटी की बात करते, प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करते थे। और वो चीज़ें जो हैं किसी भी इंसान के लिए अडॉप्ट करना बहुत आसान होता है, ठीक है। सच बोलना, ईमानदार रहना, अच्छे कर्म करना, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है। तो वो एक आम इंसान के लिए बड़ी मतलब ईज़ी चीज़ है उस चीज़ को फॉलो करना। बट अब जैसे हिंदुइज़्म है, तो हिंदुइज़्म बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह की बात करता था कि ऐसा करो तो ये करो, तो यज्ञ करो, तो तपस्या करो, दुनिया जहान की। तो ये सब चीज़ें जो है वो आम आदमी के लिए इतनी क्या कहते हैं, अगर कंपेयर करके देखेंगे तो वो उतनी आसान नहीं है जितनी आसान ये है। तो ये प्रैक्टिकलिटी के चलते भी इनका वाइड स्प्रेड होने का बहुत मतलब प्रैक्टिकलिटी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धा ने कहा था कि दुनिया जो है वो, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो, है ना, एंड पीपल सफ़र फ्रॉम डिज़ायर। इच्छाएं जो हैं, लोग उससे बंधे रहते हैं, उस वही सफरिंग का सबसे बड़ा कारण होता है। एंड वन हु कनकर्ड देयर डिज़ायर कैन अटेन निर्वाण। जिन्होंने अपनी इच्छाओं पे प्राप्त मतलब क्या कहते हैं, कंट्रोल कर लिया, काबू पा लिया, ठीक है, उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले है बुद्ध। बुद्ध यानी कि हमने बोला बुद्धा किसे कहते हैं, जिसने जो एनलाइटन हो चुका है। दूसरा है धम्म। धम्म यानी कि टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। धर्म भी कहते हैं, कई बुक्स में धर्म भी लिखा हुआ है। तो पहला है बुद्धा, दूसरा है धर्म या धम्म, और तीसरा है संघ। संघ यानी कि मोनेस्टिक ऑर्डर। संघ क्या है, देखिए, वो जो हमने अभी सबसे पहले स्लाइड में सबसे पहली लाइन देखिए, जो हमने बोला था कि 5 कंपेनियंस को, 5 लोगों को बैठा के इन्होंने जो क्या कहते हैं, अपना पहला सरमन दिया था। तो वो 5 लोगों को मिला के एक संघ बनाया गया था। संघ यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल्स जो जुड़ते गए बुद्धिज़्म के अंदर, तो वो था संघ। तो ये 3 ज्वेल होते हैं बुद्धिज़्म के अंदर। एक है बुद्ध जो एनलाइटनमेंट, दूसरा है धम्म या धर्म जो कि है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा की जितने भी क्या कहते हैं शिक्षा है, और तीसरा है संघ। संघ यानी कि वो मोनेस्टिक ऑर्डर, यानी कि वही जो लोग बुद्धिज़्म से जुड़ते गए वो एक संघ बन गया। तो ये 3 ज्वेल्स पूछ देता है प्रीलिम्स वगैरह में, तो ये थोड़ा सा आप मतलब याद रखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ वॉज इनिशिएटेड बाई गौतम बुद्धा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सरमन विथ 5 कंपेनियंस। तो हमने इसको ऑलरेडी यहाँ पे इससे पहले ही डिस्कस कर लिया कि संघ क्या था। तो संघ की शुरुआत ही हुई थी सबसे पहले सरमन में, जो 5 लोगों के सामने दिया गया था। उसके बाद वो उन्हीं लोगों को मिला के संघ बना था। किंग बिम्बिसारा और किंग अजातशत्रु वॉज कंटेम्प्रेरी टू गौतम बुद्धा, ठीक है। हरियाणा का डायनेस्टी रूलर ऑफ मगधा। तो हमने बहुत अच्छे से एक लेक्चर में आई थिंक पिछले या पिछले के पिछले लेक्चर में बात की थी, जिसमें हमने मगध और बाकी चीज़ों की बात की थी। तो उसमें हमने बिम्बिसारा की भी बात की थी और उनके बेटे अजातशत्रु की भी बात की थी, और हमने ये भी देखा था कि कैसे अजातशत्रु ने बिम्बिसारा को मार के और उसके बाद सत्ता पे अपना कब्जा जमा लिया था। तो ये सब जो लोग थे वो गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। हमने उस वाले लेक्चर में भी ये लाइन जुड़ी हुई थी, ठीक है। गौतम बुद्धा के जो प्रीडिसेसर थे, उनके जो पूर्वज थे, उनके पहले वाले बुद्ध जो थे, वो उनका नाम था कश्यप बुद्ध,
और इनके सक्सेसर जो रहेंगे आने वाले समय में वो रहेंगे मैत्रेय। तो नाम है, इसको याद रखना ज़रूरी है। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर अब आगे बात करते हैं बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी की। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अब देखते हुए चलते हैं बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी की, बुद्धिस्ट फ़िलॉसफ़ी क्या कहती है, और चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी की। ठीक है, तो देखिए बुद्धिज़्म जो है ना 4 नोबल ट्रुथ की बात करता है। जीवन के 4 परम सत्य हैं जिनकी बात करता है बुद्धिज़्म। ठीक है, पहला है दुख, दूसरा है समुदाय, तीसरा है निरोध, चौथा है मग। ठीक है, जीवन है तो दुख होगा। द ट्रूथ ऑफ सफरिंग दैट इज दुखा, जो पहला सबसे पहला नोबल ट्रूथ है। ठीक है, दुख है तो उसका कोई कारण होगा या वो उसका कहीं ना कहीं से उसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो द ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग या ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, जिसको समुदाय कहा जाता है, उस दुख को, उस कष्ट को, ठीक है, वो ख़त्म भी होगा। द ट्रूथ ऑफ सिसेशन ऑफ सफरिंग, निरोध जिसको कहा जाता है, और उस दुख को ख़त्म करने का कोई रास्ता भी होगा। द ट्रूथ ऑफ पाथ टू द सिसेशन ऑफ सफरिंग, जिसको मग कहा जाता है या मग्गा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 नोबल ट्रुथ की बात करता है बुद्धिज़्म फिलॉसफी। ठीक है, अब बुद्धिज़्म फिलॉसफी ये भी कहता है कि डिज़ायर यानी इच्छा से मुक्ति पाने का और पीस अटेन करने का एक तरीका है जो कि नोबल 8 फोल्ड पाथ कहा जाता है, जिसको अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, उसको फॉलो करने से, ठीक है, जितने भी डिज़ायर हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, उस पर प्राप्ति पाई जा सकती है और शांति जो है वो अटेन की जा सकती है। अब इसको मैं आपको पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, बड़ा सिंपल है। पहला है राइट ऑब्जर्वेशन या मेडिटेशन, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस, राइट अंडरस्टैंडिंग। देखो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, सही सोच होनी चाहिए, सही स्पीच वाणी होनी चाहिए, सही कार्य होने चाहिए, सही जीवन यापन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी ये कहती थी कि इस अगर 8 फोल्ड पाथ को फॉलो किया जाएगा, इस नोबल 8 फोल्ड पाथ को फॉलो किया जाएगा, तो कोई भी इंसान जो है वो पीस की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, बुद्धिज़्म फिलॉसफी ये भी कहती है, जो कि गौतम बुद्धा ने कहा था, कि किसी भी इंसान को मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए। अब कई बुक्स में सिर्फ मिडिल पाथ दे देता है। ये मिडिल पाथ का मतलब क्या है? मिडिल पाथ यानी बीच का मार्ग, बीच का रास्ता, यानी कि ना ही उसको एक्सट्रीम, ठीक है, एस्टिक बनना चाहिए कि बहुत ज़्यादा तपस्या भी नहीं करनी चाहिए, और एक्सट्रीम लग्जरी भी नहीं उसको अटेन करनी चाहिए, उसके बीच का। ठीक है, तो मिडिल पाथ वही है कि वन शुड अवॉइड एक्सट्रीम लग्जरी और एक्सेस ऑस्टेरिटी। ठीक है, और इस मिडिल पाथ को फॉलो करते हुए अगर आप नोबल 8 फोल्ड पाथ में चलेंगे तो आपको लिबरेशन, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद रखना। मिडिल पाथ क्या है, नोबल 8 फोल्ड पाथ क्या है, 4 नोबल ट्रुथ क्या है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे मूव करते हैं। ठीक है, ये वेदा की ऑथेंटिसिटी को रिजेक्ट करते थे, तो बुद्धिज़्म, ठीक है, जैनिज़्म के साथ हमने देखा था कि जैनिज़्म वेदास को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं करते थे, वो सोल के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते थे। तो मगर बुद्धिज़्म जो है वो वेदास को पूरी तरह से रिजेक्ट करते थे, उनकी ऑथेंटिसिटी पे बिल्कुल क्या कहते हैं, उनका कोई मत नहीं था। ये एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, आत्मा की एग्जिस्टेंस पे भी बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा। कभी भी बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बारे में पूछेगा तो यही सब चीज़ों पे फोकस करेगा। ठीक है, गौतम बुद्धा के डेथ के जो 500 साल का स्पैन साइकिल है उसमें, ठीक है, उनकी जितनी भी टीचिंग्स थी उनको कंजर्व करने की बात कही गई। तो उनको कंजर्व करने के लिए 4 काउंसिल अलग अलग टाइम पे हेल्ड हुई। आगे हम देखेंगे कि वो काउंसिल कहाँ कहाँ कैसे कैसे हेल्ड हुई थी। ठीक है, जहाँ पे जो भी बुद्धा की जितनी भी शिक्षा थी, जितनी भी टीचिंग्स थी, ठीक है, उनको एक मटेरियलाइज किया गया और उनको जिस चीज़ में कंपाइल किया गया उसको कहा जाता है पिटक, या पिटक कहते हैं हिंदी में। पिटक का मतलब होता है बास्केट। ठीक है, 3 मेजर पिटक, इनके नाम याद रखना, जो कि पाली लैंग्वेज में है। वो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक।
ठीक है। इन्हीं तीनों को कंबाइन कर लिया जाए तो इसी को त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है। हमारे लेक्चर्स में एक दो बार इसका जिक्र हुआ है त्रिपिटक का। तो यही तीन मेजर पिटक हैं, इनको याद रखना, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, और इनको कंबाइन कर लीजिए तो ये त्रिपिटक हैं। ठीक है, बुद्धिज़्म के अंदर। आगे देखिए ये तीन पिटक के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो आप देख लीजिएगा। सुत्त पिटक जो है बुद्धा के सरमन के बारे में उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। विनय पिटक जो है वो डिसिप्लिनरी कोड है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं या बुद्धिस्ट नन हैं तो वो किस तरह से अनुशासित जीवन कैसे क्या कहते हैं व्यतीत करेंगे। अभिधम पिटक जो है, ठीक है, वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी, उनके टीचिंग्स के बारे में पूरी चीज़ें दी हुई हैं। इसी में जो अगला टेबल आपको दिख रहा है, मेजर इवेंट ऑफ बुद्धा लाइफ, इसको याद रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, इसमें खासकर सिंबल्स जो दिए हुए हैं वो याद रखना पड़ेगा। जैसे इनका जन्म, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ, उसको किस सिंबल से दिखाया जाता है, ये लोटस एंड बुल के सिंबल से दिखाया जाता है। ये सारे सिंबल्स जो हैं वो आपको अजंता के केव्स के अंदर मिल जाएंगे। फिर इनका रिनंसिएशन जो है, ठीक है, उसको हॉर्स के सिंबल से दिखाया जाता है 29 ईयर्स की एज में, जब इन्होंने घर त्याग कर दिया था। निर्वाण को बोधि ट्री के रूप में दिखाया जाता है 35 ईयर्स की एज। ठीक है। धम्मचक्र प्रवर्तन को व्हील के रूप में दिखाया जाता है, सिंबल उसका व्हील है, फर्स्ट सरमन। महापरिनिर्वाण जो है उनकी डेथ, उसको स्तूप के सिंबल से दिखाया जाता है। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है फैक्चुअल बेसिस पे, प्रीलिम्स के लिए इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कूल जो है एंशियंट टाइम के, उसको देख लीजिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करिए, वहाँ पे आप देखिए आपको तक्षशिला दिख जाएगा। फिर इधर मथुरा, अयोध्या, आते जाइए इधर पे बिहार वाले रीजन में आ जाइए, पाटलिपुत्र, नालंदा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सब बहुत फेमस थी बुद्धिस्ट के टाइम पे। और इधर पे आ जाइए तो सांची है मध्य प्रदेश में, देख लीजिए, उज्जैन है, वल्लभी है गुजरात में, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ठीक है। और उधर चले जाइए तो उदयगिरी है उड़ीसा वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कूल हैं एंशियंट के फेज़ में, एंशियंट टाइम में। तो ये इनके नाम अगर याद रख सकें तो इनको खासकर कुछ मेजर, जैसे तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, अयोध्या, मथुरा, एलोरा, अजंता, वल्लभी, उज्जैन, सांची, ये सब तो बेसिकली आप याद रखने की कोशिश करिएगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, श्रीलंका में भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अर्ली सेक्ट्स अंदर बुद्धिज़्म, ठीक है। गौतम बुद्धा की मृत्यु के बाद, ठीक है, जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, उनके बीच जो मतभेद हैं, शिज़म, वो चालू हो गया। ठीक है। उसके पीछे बेसिक रीज़न ये था कि एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऐसी थी जो बुद्धा के जितने भी क्या कहते हैं टीचिंग्स थे और उनके हिसाब से जितना पाथ बताया गया था, जो कि कई ऐसी चीज़ें थी जो एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम पाथ था, जो कि बहुत कठिन या कठोर मार्ग था, तो उसको फॉलो करने की बात करते थे। और कुछ मॉन्क्स ऐसे थे जो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहते थे, और चाहते थे कि जो क्या कहते हैं निर्वाण प्राप्ति का या मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है, उसको क्या कहते हैं उसको फॉलो करने का जो तरीका है, उसमें थोड़ा सा वो लाइफस्टाइल में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो। तो ये सबसे बेसिक रीज़न था कि ये मतभेद जो है, इसके चलते बुद्धिज़्म के अंदर क्या कहते हैं सेक्ट्स का डेवलपमेंट होना चालू हो गया था। ठीक है। ये सबसे पहले ये सेक्ट्स कहाँ पे डेवलप हुए, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी उसके बाद ये सेक्ट्स जो है, जो सेकंड, देखिए सबसे पहली लाइन देखिए, वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि वैशाली में हुई थी, ठीक है, गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद। ठीक है, वहाँ पे ही ये जो क्या कहते हैं मतभेद हैं वो होना चालू हो गए थे। रीज़न दिया हुआ है सीज़म। ठीक है। इन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल अ डिस्प्यूट अकर्ड ओवर द रूल्स गिवन इन विनय पिटका बाय द मॉन्क्स ऑफ वैशाली। विनय पिटका जिसमें डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह दिया हुआ है, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, देखिए बीच वाला। ठीक है, इसी डिसिप्लिनरी कोड को लेके, ठीक है, मतभेद जो है वो चालू हुआ था। कुछ मॉन्क्स थे, उन्होंने डिमांड की कि ये एक्सट्रीम कंडक्ट है और इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए, बट जो ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि इसमें कोई भी रिलैक्सेशन, जैसा उसमें दिया हुआ है विनय पिटक में, वैसे ही हम
चीज़ों को फॉलो करेंगे। इसके रिजल्ट में हुआ क्या कि जो अपोजिंग मॉन्क्स थे उन्होंने क्या कहते हैं अपना विरोध प्रदर्शन काफ़ी उग्र कर दिया और जिसके चलते उनको एक्सपेल कर दिया गया संघ से, ठीक है। और किसके द्वारा? जो ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट थे उनके द्वारा एक्सपेल कर दिया गया। चलिए आगे की कहानी देखते हैं, ठीक है। जो एक्सपेल मॉन्क्स थे, हालांकि वो उनको संघ से भले ही हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी टीचिंग्स वगैरह जो है अपने क्या कहते हैं टीचिंग्स वगैरह लोगों को वो देते रहे और एक्चुअली में उनको पॉपुलैरिटी गेन होना चालू हो गई, ठीक है। तो इसमें लिया हुआ है कि लेटर द एक्सपेल्ड मॉन्क्स गेन पॉपुलैरिटी, और उन्होंने जब उनको पॉपुलैरिटी मिलने लगी, उनके फॉलोअर्स हो गए, ठीक है, तो उन्होंने एक काउंसिल हेल्ड की और उसी काउंसिल को कहा जाता है महासंगीति, ठीक है, ग्रेट काउंसिल। तो ये नाम याद रखिएगा। और जो मॉन्क्स जिन्होंने उस काउंसिल को, महासंगीति को, ठीक है, द ग्रेट काउंसिल को जो मॉन्क्स जिन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है, उनको कहा गया महासंघिकास। और जो ऑर्थोडॉक्स थे उनको उनको स्थावीरा निकाय कहा गया, ठीक है। तो ये दो सेक्ट्स जो है वहीं पे डेवलप हो गए, महासंघिका और स्थावीरा निकाय। तो अर्ली सेक्ट्स की अगर आप बात करें तो स्थावीरा निकाय और महासंघिका। इसके पीछे का रीज़न अगर आपको याद रहेगा तो ये नाम जो है वो आसानी से याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद सतवीरा निकाय जो है वो 10 अलग अलग सेक्ट्स में टूट गया और महासंघिका भी है वो उसके 7 सबसेक्ट्स बन गए। तो वो सतवीरा निकाय के सबसेक्ट्स और महासंघिका सबसेक्ट्स आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे महिषासुका, ठीक है, समितिया, तो ये सब सतवीरा निकाय के सबसेक्ट थे, ठीक है। गोकुलिका हो गया और ये सब बहुश्रुतिया, ये सब जो थे ये महासंघिका के सबसेक्ट थे। वैसे तो मुश्किल है ये सब नाम याद रहेंगे, लेकिन कोशिश करना कि अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो सुबह शाम दिन में 4 बार, ठीक है, उसको रटते हुए चलना, एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करना, याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है। देखो क्या होता है कि जब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्रीलिम्स में जो एक्सट्रीम ऐसी जगह से पूछे जाते हैं जिसको हर कोई आंसर नहीं कर सकता, तो वो फिर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? ऐसे ही आ जाते हैं कि समितिया का नाम दे देगा कि समितिया क्या कहते हैं बुद्धिज़्म के कौन से सेक्ट से क्या कहते हैं रिलेट करता है, या किस सेक्ट का सबसेक्ट है। तो अब हो गया, अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें तो याद करके रख ही लेना, ठीक है। अब ये तो अर्ली सेक्ट्स थे। इसके बाद जो नए सेक्ट्स डेवलप हुए वो थे हीनयान, महायान, थेरावाद और वज्रयान। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये सारे सब सेक्ट्स कौन कौन से हैं। हीनयान जो कि अब तो एग्जिस्ट करता नहीं, आज के समय में महायान है, थेरावाद है और वज्रयान है। तो इनके बारे में बात करेंगे कि ये जो बाद के सेक्ट्स डेवलप हुए हैं तो उनके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। और बुद्धिस्ट काउंसिल की चलिए बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया था 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, इनका ईयर दिया हुआ है 483 बीसी में, ठीक है, 383 बीसी में, 250 बीसी में और AD 72 में। अब जो लोग कंफ्यूज होंगे वो याद कर लो कि बीसी का जो क्या कहते हैं टाइम पीरियड है वो समय बढ़ते हुए उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आया होगा 483 बीसी, उसके बाद आया होगा 383 बीसी, उसके बाद 250 बीसी और उसके बाद आपका क्या कहते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद AD चालू हो गया। तो ये देख लीजिएगा, रॉयल पैट्रोनेज आजाद शत्रु ने दिया, काला अशोका ने दिया, अशोका ने दिया, कनिष्क ने दिया, ठीक है। कौन कौन सी जगह पे हुआ, इसके अंदर डेवलपमेंट क्या हुए, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट काउंसिल में कंपाइलेशन हुआ सूत और विनय पिटाका का, ठीक है। सेकंड काउंसिल में स्प्लिट हो गया मॉन्क्स का, महासंघी का, सतवीरा निकाय, ठीक है। थर्ड काउंसिल में कंपाइलेशन हुआ अभिधम पिटाका, ठीक है। और फोर्थ काउंसिल में डिवीज़न हो गया फिर से हीनयान और महायान में। कनिष्क जो कि जिन्होंने पैट्रोनेज दिया था महायान को। तो ये थोड़ा सा आपको रटने वाली चीज़ है, इसको रट लीजिएगा। आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो हमारा जो बुद्धिस्ट क्या कहते हैं प्रेजेंट में जो सेक्ट्स हैं
जिसमें से हीनयान जो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, महायान, थेरावाद, वज्रयान, बोधिसत्व क्या होते हैं, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म क्यों हुआ, ठीक है, नवयान बुद्धिज़्म क्या है, और कुछ प्रीलिम्स में आए हुए अभी तक के क्वेश्चन। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा नेक्स्ट लेक्चर में बुद्धिज़्म कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, पुराने लेक्चर्स को पढ़ लीजिए तो ये फ्लो आपका कंटिन्यू हो जाए, इसको पढ़ लीजिए तो फिर नेक्स्ट लेक्चर भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए इसको कंप्लीट करिए और उसके बाद आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। कोरोना से अपने आप को बचा के रखें और अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।